जय हिंद। स्वागत है आपका यूपीपीएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस मैराथन क्लास पार्ट 2 का। इसमें हम लोग सबसे पहले आज फाइनेंशियल रूल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जनरल स्टडीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा भाग। चर्चा है वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5 भाग 1 अध्याय 12 नियम 255 से 260 परिशिष्ट 18 में। ये याद रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश भंडार क्रय नियम का उल्लेख कहाँ है। तो हम बताएंगे वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5 भाग 1 अध्याय 12 नियम 255 से 260 परिशिष्ट 18 में इसका वर्णन है। उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2016 में भी उल्लेख है। साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एमएसएमई द्वारा निर्गत शासनादेश के माध्यम से हम लोग क्रय करते हैं। भारत सरकार ने जेम पोर्टल को वर्ष 2016 में एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में स्थापित किया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 23 अगस्त 2017 के एमएसएमई शासनादेश के द्वारा अंगीकृत किया था। याद रखना है कि भारत सरकार 2016 में जेम पोर्टल को एक अन्य नाम स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में स्थापित किया था, जिसका नाम अब जेम हो गया है। पहले ये एसपीवी इसको बोला जाता था। और इसके एक साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 अगस्त 2017 को एमएसएमई के शासनादेश के द्वारा इसे अंगीकृत कर लिया था। दो कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल गया। इसका उद्देश्य क्या था? गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं मितव्ययी व्यवस्था बनाना। वित्तीय हस्त पुस्तिका के भाग 1 खंड 5 यहाँ पे सही कर लेना है। ये परिशिष्ट 18 में भंडार एवं क्रय नियम का उल्लेख है तथा केंद्र सरकार के जीएफआर 2017 के नियम 149 में जेम के माध्यम से खरीदारी का उल्लेख है। तो केंद्र सरकार में जो खरीदा जाता है उसके लिए एक कानून, एक जीएफआर बना हुआ है 2017। उसमें जो नियम 149 है उसमें लिखा हुआ है कि जेम के माध्यम से सारी खरीदारी की जानी है केंद्र सरकार में। उत्तर प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के जीएफआर 2017 के प्रोक्योरमेंट मैनुअल का अनुसरण करता है। तो यही जीएफआर 2017 उत्तर प्रदेश सरकार में भी परचेज के लिए यूज किया जाता है, प्रोक्योरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जेम पोर्टल के बारे में जानते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये जेम पोर्टल ना जस्ट लाइक आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये जब इसके बारे में जानते हैं ना, उसी तरह से सरकारी ये फ्लिपकार्ट है, सरकारी अमेजन है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। क्लियर है? तो जेम पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे सरकार जो होती है, सरकारी विभागें जो होती है, उत्पाद एवं सेवाएं क्रय करती हैं और यह एक सुरक्षित एवं पारदर्शी प्लेटफॉर्म है। सरकारी विभागों में सभी उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई उत्पाद एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो संबंधित उत्पाद एवं सेवाओं का जेम पोर्टल पर नहीं मिलने का जेम पोर्टल जनित प्रमाण पत्र के आधार पर बाजार से नियमानुसार क्रय किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लेना है आपको कि सभी चीजें तो जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीदी जानी है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कोई सर्विस, ऐसा कोई उत्पाद जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। तब उस केस में क्या करना है? जेम पोर्टल पर एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, इसको बोलते हैं नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जेम पोर्टल पर नहीं मिलने का जेम पोर्टल जनित प्रमाण पत्र। यानी कि वह उत्पाद जेम पोर्टल पर नहीं मिला और उस सर्टिफिकेट के आधार पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ये आपको बाजार से नियमानुसार खरीदने के लिए आदेश दे सकता है, क्रय करने का आदेश दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन एवं जेम के मध्य दिनांक 9/10/2017 का एमओयू एवं उत्पाद एवं सेवाओं के क्रय हेतु भारत सरकार के प्रोक्योरमेंट मैनुअल एवं जीटीएस का फुल फॉर्म है जनरल टर्म एंड कंडीशन के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश शासन और जेम के मध्य दिनांक 9/10/17 को एक एमओयू हुआ है। एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये जो एमओयू हुआ है जेम और उत्तर प्रदेश शासन के मध्य हुआ है, जिसमें नियम है कि उत्पाद एवं सेवाओं का जो क्रय होगा भारत सरकार के प्रोक्योरमेंट मैनुअल एवं जो जनरल टर्म एंड कंडीशन है उसके प्रावधानों के अनुसार होगा। प्राथमिक उपयोगकर्ता किसको बोलते हैं ये जानना है।
तो प्राथमिक उपयोगकर्ता यानी प्राइमरी यूजर्स जो होते हैं जेम पोर्टल पे, वो होते हैं विभाग या निदेशालय, सरकारी विभाग या निदेशालय इत्यादि। और जो सेकेंडरी यूजर होते हैं, द्वितीय उपयोगकर्ता, वो होते हैं अधिकारी या डीडीओ। डीडीओ बोलते हैं ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर को, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर को डीडीओ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी यूजर होते हैं। और ये खरीदारी जो होते हैं विभाग जेम पोर्टल पर अपना निबंधन करेंगे, तत्पश्चात विभाग जेम पोर्टल से क्रय की कार्यवाही करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्राथमिक उपयोगकर्ता को और द्वितीय उपयोगकर्ता को जेम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, निबंधन कराना होता है। उसके बाद वो खरीदारी की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। सभी वस्तुएं एवं सेवाओं की खरीद अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। ये सरकारी विभागों के लिए एकदम बाध्यता हो गई है कि जितनी भी गुड्स है, जो सर्विसेज है, उसका जो परचेज करेंगे आप, वो अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से करना है। और ऐसा इसलिए भी किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, कोई भ्रष्टाचार इसमें सम्मिलित ना हो। जीएफआर 2017 के नियम 149 में क्रय की निम्न व्यवस्था है। यहाँ पे जीएफआर 149 को हमने कोट किया है। आप हो सकता है तो जीएफआर 2017 का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें एक चैप्टर होता है प्रोक्योरमेंट मैनुअल वाला जो है परचेज के लिए, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो आपके साथ ज़्यादा काम आएंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएफआर 2017 के अकॉर्डिंग ही खरीदारी की जानी है, तो दोनों एक ही है, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। हालांकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, वो भी देख लीजिए। जीएफआर 2017 के नियम 149 में क्या उल्लिखित है, जब आप डायरेक्ट परचेज करते हैं, सीधी खरीदारी करते हैं, तो रुपए 50,000 तक की खरीदारी पर जेम पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता से खरीद सकते हैं जिसका जो गुड्स है, गुणवत्ता, विशिष्टता एवं जो सप्लाई का पीरियड है, आपूर्ति अवधि है, वो आपके अनुसार हो, आपको संतुष्ट करता हो, तो आप किसी से भी खरीद सकते हैं। जेम पोर्टल पर सेलर जो होते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जेम पोर्टल उनको वेरीफाई करके वहां पे जितने भी ऑथेंटिक होते हैं विक्रेता, वही लिस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज की सिक्योरिटी होती है कि अगर आप जेम पोर्टल पर किसी से भी खरीदते हैं तो आपके माल की आपूर्ति होगी ही होगी, क्योंकि जेम पोर्टल बहुत वेरीफाई करके फिर उसको रजिस्ट्रेशन देता है सेलर को, ठीक है। तो आप 50,000 तक कोई बाध्यता नहीं है, आप जेम पोर्टल पर जाकर डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं 50,000 तक। अब क्या है कि 50,000 से अधिक और 10 लाख तक का क्रय करना हो, उस केस में आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना होगा, जिसको तुलनात्मक विवरणी बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के आधार पर जो L1 होगा, L1 कहने का मतलब है लोएस्ट वन, लोएस्ट यानी कि जो सबसे कम दाम लगाएगा, जो सबसे कम मूल्य लगाएगा, उससे आपको खरीद लेना है। जेम पर उपलब्ध ऐसे आपूर्तिकर्ता से परचेज करेंगे जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं आपूर्ति अवधि के साथ सबसे कम मूल्य पर आपको सप्लाई कर रहा हो गुड्स या सर्विस। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब आप 50,000 से अधिक का माल परचेज कर रहे हैं और 10 लाख तक कर रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा नहीं, 10 लाख के अंदर ही होना चाहिए, तो आपको कम से कम 3 विक्रेताओं या निर्माताओं जो जिनका OEM का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या है कि जब आप निकालेंगे अपना ये परचेज का कोटेशन डालेंगे, तो आप 3 विक्रेताओं और निर्माताओं से आप कोटेशन लेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपको कौन सा सप्लायर सबसे कम मूल्य पर माल की सप्लाई कर रहा है या सेवा दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट बनाना होगा कि देखिए कंपनी ए जो है 5 रुपए में सामान दे रहा है, कंपनी बी 4 रुपए में दे रहा है, कंपनी सी 6 रुपए में दे रहा है वही सामान। तो आप यहाँ देखेंगे कि कंपनी बी सबसे कम मूल्य पे दे रहा है 4 रुपए में, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब ये तुलनात्मक विवरण बनाएंगे तो उसमें जितने सप्लायर्स या सर्विस प्रोवाइडर ने भाग लिया है उसके बारे में आपको लिखना होगा एक एक करके, और सबका रेट जो उन्होंने कोट किया है उसके बारे में उल्लेख करना होगा। फिर उसमें जो सबसे लोएस्ट होगा, जो कम होगा कंपैरिजन के आधार पे, तुलनात्मक आधार पे, तो उनसे परचेज किया जाएगा। अब यहाँ पे 10 लाख से कम पर भी ऑनलाइन बिडिंग एवं रिवर्स ऑक्शन RA का उपयोग क्रेता विभाग द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख तक सीधा कोटेशन से ही खरीद ले, आप 10 लाख से कम पर भी ऑनलाइन बिडिंग में जा सकते हैं, टेंडर में जा सकते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए RA जो रिवर्स ऑक्शन एक ऑप्शन होता है, एक बटन होता है जेम पोर्टल में, उसको ऑन कर सकते हैं ताकि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिखे, उसमें धांधली की कोई संभावना ना हो, गुंजाइश ना हो। ये रिवर्स ऑक्शन क्या होता है आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये खाली ध्यान रखना है आपको कि 10 लाख तक
10 लाख से कम पर भी आप ऑनलाइन बिडिंग में जा सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोटेशन से ही खरीदिए, ठीक है। अब देखते हैं बीड निविदा के माध्यम से क्रय रुपए 10 लाख से अधिक के क्रय में कैसे खरीदा जाता है। देखिए, अनिवार्य रूप से ऑनलाइन बिडिंग रिवर्स ऑक्शन का उपयोग क्रेता विभाग द्वारा किया जाएगा। जैसे ही अमाउंट 10 लाख से एक्सीड करेगा, परचेज 10 लाख से ऊपर का होगा, तो आपको एकदम एसेंशियली ऑनलाइन बिडिंग के थ्रू परचेज करना है या सर्विस लेना है। और जब ऑनलाइन बिडिंग करेंगे तो उसमें रिवर्स ऑक्शन का भी ऑप्शन देना है। रिवर्स ऑक्शन क्या होता है, इसको समझाते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया में क्या होता है ना, बीडर्स के बीच में प्रतिस्पर्धा लाई जाती है। यानी कि जितने भी बीडर, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, जितने भी सप्लायर इस बीड में शामिल होंगे, उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा ऑन हो जाती है। कैसे, मानिए कि कोई बीडर आया, उसमें आपने टेक्निकल बीड का इवैल्यूएशन किया। दो तरह से आपने बीड लिया, टेक्निकल बीड और फाइनेंशियल बीड। अब क्या हुआ कि 10 लोग टेक्निकल बीड डाले, 10 लोग में से 5 लोग ही क्वालिफाई किए, 5 लोगों का आपने फाइनेंशियल बीड खोला, इसमें से 3 लोग क्वालिफाई किए। 3 लोगों में हो सकता है कि कोई एक लोएस्ट वन गया हो, वो सबसे कम पे सप्लाई दे रहा हो, तो आप इसको टेंडर तो दे सकते हैं। लेकिन जो बाकी के 2 बचे हैं, L2 एवं L3, इनको दोबारा मौका नहीं मिलता है लोएस्ट जाने का। तो यहाँ पे जैसे ही आप रिवर्स ऑक्शन बटन ऑन कर देते हैं जैम पोर्टल पे, तो ये जो L2 L3 है, इनको ये दिखता है कि L1 रेट इतना, जैसे 5 रुपए गया है, तो इनको दिखेगा कि हमसे कम रेट पर भी कोई सप्लाई कर रहा है। कंपनी का नाम इसको नहीं दिखेगा, L1 L2 और L3 को इसलिए नहीं दिखेगा कि हो सकता है इसमें साठ गांठ हो जाए, फोन करके बोल दे कि भैया आप कम मत कीजिए, हम आपको इतना कमीशन दे देंगे, ये काम हमको मिल जाए। अगले काम में आप जब डालेंगे तो हम भी आपको कम में दे, हम नहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे, आप वो काम ले लीजिएगा, ये काम हमको दे दीजिए। इस तरह से करप्शन हो सकता है, साठ गांठ हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेट दिखता है सामने वाले कंपटीटर्स को, उस कंपनी का नाम नहीं दिखता है। अब क्या होता है कि जैसे ही इसको दिखेगा यार हमसे कम में सप्लाई कर रहा है कोई और, तो हम भी क्या करते हैं ना, रेट घटा लेते हैं। एक टाइम पीरियड रहता है रिवर्स ऑक्शन का कि इतने पीरियड तक ये घड़ी चलता रहेगा, आपको इस बीच में अपने आप को लोएस्ट लेकर जाना है। अब जैसे ही कम किया अपने आप को, L3 सोचेगा यार हम ये 4 रुपए में दे रहा है, मैं इसको 3 रुपए कर दे रहा हूँ, तो इसके बीच प्रतिस्पर्धा हो गया। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल बीड खुला, जो L1 आया उसी को मिल गया। इसमें एक मौका भी मिलता है दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स, दूसरे सप्लायर को। एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना जगती है, जिससे एक मौका मिलता है कि जो सबसे कम में सप्लाई कर पाए उसको हम ये काम दे देंगे। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होता है, संस्थान को होता है, जो परचेज कर रही है उसको सबसे कम मूल्य पर मिल जाता है सामान। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो गुणवत्ता, विशिष्टता तथा आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करने के साथ साथ कम मूल्य पर उत्पाद एवं सेवाओं का आपूर्ति करे, उससे हम ये खरीदते हैं। यहाँ पे रिवर्स ऑक्शन के बारे में बताया गया है कि जिसमें L1 प्राप्त करने वाले विक्रेता अपनी कीमतों को लगातार कम करते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन रियल टाइम चलती रहती है और नियत समय अवधि में जो विक्रेता सबसे कम मूल्य पर सामान आपूर्ति करने को तैयार हो जाते हैं, उसी L1 आपूर्तिकर्ता से उत्पाद, सेवाएं जो भी हो, क्रय किया जाता है। क्लियर है? अब हम जानते हैं जो बीड सिस्टम बताए थे उस टेंडर के प्रकार के बारे में। ओपन टेंडर इंक्वायरी होती है, OTE, खुली निविदा। देश के कोई भी आपूर्तिकर्ता खुली निविदा में भाग ले सकते हैं एवं माल की आपूर्ति कर सकते हैं। इसको ओपन टेंडर इंक्वायरी बोलते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको भी माल सप्लाई करना है उस टेंडर में भाग लेगा, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को के अकॉर्डिंग होगा और वो निविदा के शर्तों के अनुसार होगा तो माल उनसे लिया जाएगा। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी, इसको वैश्विक निविदा बोलते हैं। सामान्यतः यह 200 करोड़ से अधिक राशि के खरीदारी और या सर्विस के लिए यह निविदा आमंत्रित की जाती है। इस निविदा में देश विदेश के कोई भी आपूर्तिकर्ता भाग ले सकता है, और इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडियन कंट्री के जो कंपनी है वो भाग लेंगे। इसमें फॉरेन कंट्री के सप्लायर्स भी भाग ले सकते हैं। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में कोई भी वैश्विक यानी कि दुनिया के कोई भी सप्लायर्स इसमें हिस्सा ले सकता है, भाग ले सकता है। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी क्या होता है? सीमित निविदा बोलते हैं इसको। इसमें विशेष कार्य, व्यावसायिक कार्य में विशेष अनुभव रखने वाले आपूर्तिकर्ता या फर्म से इस प्रकार की निविदा मांगी जाती है। ठीक है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का मतलब ही है कि ये एक विशेष प्रकार का टेंडर होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव रखने वाले आपूर्तिकर्ता से ये टेंडर की मांग की जाती है। संस्थान पूर्व से ही ऐसे फर्म आपूर्तिकर्ता की सूची तैयार करती है एवं ऐसे सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म से निविदा आमंत्रित की जाती है। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में संस्थान पहले से ही एक लिस्ट बना लेती है कि भाई जो चीज हमको चाहिए देश में, दुनिया में, ये सप्लाई कौन कौन करता है, उसका नाम लिख देगी, एक सूची बना लेगी और इन
फर्मों से ये लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के थ्रू निविदा की मांग करेगी। इस प्रणाली के अंतर्गत निविदाताओं से तकनीकी एवं वित्तीय बिड दो अलग अलग लिफाफे में एक साथ लिया जाता है, इसीलिए इसको 2 बिड सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड अलग अलग इन्वेलप में लिया जाता है, और इसमें सबसे पहले निविदाताओं का तकनीकी बिड खोला जाता है। तकनीकी बिड, टेक्निकल बिड क्या होता है, उसमें टेक्निकल बिड में टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनके कागजात को चेक किया जाता है, उनके कार्य अनुभव को चेक किया जाता है, उनका टर्नओवर को चेक किया जाता है, एटसेट्रा। ठीक है, जो फर्म इस बिड को क्वालिफाई करता है, टेक्निकल बिड को, उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स का, उन्हीं निविदाताओं का वित्तीय बिड, फाइनेंशियल बिड खोला जाता है। ओके, जो तकनीकी बिड में असफल निविदाता होते हैं, जो सफल नहीं होते हैं, जिनका कागजात सही नहीं है या फिर वो टेंडर टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अगर असफल हो गए हैं तो उनका फाइनेंशियल बिड नहीं खोला जाता है। ठीक है, उनको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। क्लियर है? सिर्फ टेक्निकल बिड में क्वालिफाई निविदाताओं से ही सिर्फ टेक्निकल बिड में क्वालिफाई निविदाताओं का ही फाइनेंशियल बिड खोला जाता है। जब ऑनलाइन जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा फ्लॉट किया जाएगा, उसके अंतिम तिथि समाप्ति के पश्चात निविदा खुलेंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेम है, उसके थ्रू अगर आप निविदा फ्लॉट करते हैं तो जो लास्ट डेट होता है, उस लास्ट डेट के पश्चात आप टेंडर ओपन कर पाएंगे, जिसमें सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोला जाएगा। ये पहले मैं बता दिया हूं। उसके बाद सभी निविदाताओं का कागजात एवं निविदा शर्तों के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ये भी आपको बता चुके हैं कि टेक्निकल बिड में उनका कागजात चेक किया जाता है, टर्म एंड कंडीशंस जो टेंडर का है वो चेक किया जाता है, उसको मीट कर रहा है कि नहीं किया जाता है, ये इवैल्यूएशन होता है, इसका मूल्यांकन बोलते हैं। जो निविदाता का कार्य अनुभव, टर्नओवर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर प्रमाण पत्र, संस्थान के काली सूची में नहीं होने का प्रमाण पत्र, चार्टर अकाउंटेंट द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार ऑडिटेड वित्तीय विवरण, EMD, अर्नेस्ट मनी इत्यादि की जांच में जो निविदाता सफल होते हैं उन्हीं को क्वालिफाई किया जाता है। जो इन सब प्रक्रिया में असफल हो जाते हैं उनको इस टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। तो समझिए टेक्निकल बिड में क्या क्या चेक किया जाता है, और टेक्निकल बिड के बाद ही आप फाइनेंशियल बिड खोलते हैं। जो फर्म या आपूर्तिकर्ता निविदा शर्तों के अनुसार सफल पाया जाएगा, उसी का फाइनेंशियल बिड खोला जाएगा, वित्तीय बिड खोला जाएगा, एवं अन्य निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। क्लियर है? वित्तीय बिड खुलने के पश्चात निविदाताओं का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है और L1 लोएस्ट वन फर्म आपूर्तिकर्ता को निविदा आवंटित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप RA बटन ऑन कर सकते हैं, रिवर्स ऑप्शन। जैसे ही कोई आप फाइनेंशियल बिड में 4-5 लोग क्वालिफाई कर गया, आपको चाहिए कि हमको इससे भी कम रेट पर माल चाहिए, तो वहां पे रिवर्स ऑप्शन कर देंगे तो L1 का रेट दिखता रहेगा, जो L2, L3, L4 है, L5 है, उसको एक मौका मिलेगा कि आप इससे कम जाना चाहते हैं तो चले जाइए, फिर आपको हम दे देंगे। यदि हम निविदा में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, कंपटीशन चाहते हैं, एवं सेवा या माल की आपूर्ति कम मूल्य में प्राप्त करना चाहते हैं, तो जेम पोर्टल पर वित्तीय बिड खुलने के पश्चात RA बटन दबा देंगे, जिससे निविदाताओं के बीच रिवर्स ऑक्शन प्रतिस्पर्धा फर्म या आपूर्तिकर्ता का बिना पहचान बताए प्रारंभ हो जाएगी। ये बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ ताकि आपको एक ही रीडिंग में एक ही बार वीडियो देखकर याद आ जाए। एक निश्चित समय में जो फर्म आपूर्तिकर्ता कम से कम मूल्य में सेवा माल की आपूर्ति करने को तैयार हो जाएगा, उसी को निविदा आवंटित की जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? निविदा में रिवर्स ऑक्शन प्रक्रिया में जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि हम 10 लाख से अधिक की खरीदारी कर रहे हैं तो पारदर्शिता एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हेतु इस प्रक्रिया को अपनाना बेहतर होगा। तो रिवर्स ऑक्शन में जाना ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए कर दिया जाता है कि दिखता रहे कि ट्रांसपेरेंट चीजें हो रही हैं, प्रतिस्पर्धा हो रही है, और ज्यादा अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा के लिए 10 लाख से अधिक की खरीदारी पर RA रिवर्स ऑक्शन प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाता है। अब है छठा यहाँ पे 2 स्टेज बिडिंग, 2 चरण की बोली। इस प्रणाली का उपयोग तकनीकी निविदाताओं, साइंटिफिक या बड़ी निविदा कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। एक 2 बिड सिस्टम था, यहाँ 2 स्टेज बिडिंग। 2 बिडिंग में क्या था कि एक ही बार टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड ले लिया गया अलग अलग लिफाफा में। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि पहले तकनीकी बिड लिया जाता है, सबसे पहले तकनीकी बिड लिया जाता है, फिर इसमें जो क्वालिफाई होगा उन्हीं से फाइनेंशियल बिड की मांग की जाती है। क्लियर है? और ये जो 2 स्टेज बिडिंग होता है, ये बड़ी निविदा के लिए, जो बड़ा टाइप का काम होता है उसमें, या साइंटिफिक वर्क होता है, उसके लिए ये बिडिंग किया जाता है।
फर्म से आरएफपी, आरएफपी का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, और ईओआई, ईओआई बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन में याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। तो ये जो होता है, ये फर्म से आरएफपी या ईओआई के माध्यम से सर्वप्रथम तकनीकी बिड लिया जाता है। उसके बाद निविदा शर्तों के अनुसार जो भी आपूर्तिकर्ता फर्म तकनीकी बिड मूल्यांकन प्रक्रिया में सफल होते हैं, सिर्फ उन्हीं से वित्तीय बिड की मांग की जाती है। क्लियर है? एक सातवां है सिंगल टेंडर इंक्वायरी, एकल निविदा प्रणाली। इसमें खुली निविदा के माध्यम से बार बार विज्ञापन देने के पश्चात भी यदि एक से अधिक निविदाता भाग नहीं लेते हैं तो एकल निविदा का मूल्यांकन ही करेंगे। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपने निविदा निकाला है ओपन टेंडर के माध्यम से, और अब बार बार आप टेंडर निकाल रहे हैं, लेकिन इस निविदा में कोई फर्म भाग नहीं ले रहा है, सिर्फ एक ही फर्म भाग ले रहा है, तो आप उसका ही मूल्यांकन कर लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, एक शर्त है। वो शर्त क्या है? यदि फर्म आपूर्तिकर्ता निविदा के शर्तों के अनुकूल पाया जाता है, यानी कि जो आपने निविदा शर्त रखा है उसके अकॉर्डिंग वो फर्म है, तो सक्षम प्राधिकार के द्वारा जांचोपरांत निविदा के शर्तें किसी एक फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं बनाई गई है, या गुटबाजी या षड्यंत्र के तहत निविदा नहीं डाली गई है इत्यादि की जांच के पश्चात संतुष्ट हो जाने पर एकल निविदा को भी खोलने की आज्ञा दिया जा सकता है। यहाँ कहने का मतलब है कि बार बार हम टेंडर निकाल रहे हैं, कोई भाग नहीं ले रहा है, कि कोई एक फर्म ही इसमें भाग ले रहा है, सिर्फ एक ही फर्म आ रहा है, तो जो अथॉरिटी है, जो सक्षम प्राधिकार है, ये क्या करेगा, जांच करेगा कि देखो भाई हमने टेंडर निकाला है, इसमें एक ही भाग ले रहा है, अगर यह निविदा शर्तों के अनुकूल है तो इसको टेंडर दे दो। लेकिन इनको भी एक जांच करना है कि क्या जो निविदा की शर्तें हैं उसी फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं बनाई गई है, या कोई ये गुटबाजी या षड्यंत्र के तहत तो नहीं डाला गया है कि सिर्फ वही डाल रहा है, वही क्वालिफाई कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो निविदा की शर्तें हैं सबके लिए है, इसमें किसी एक को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है, अगर इसमें संतुष्ट हो जाता है सक्षम प्राधिकार तो वो निविदा खोलने का आज्ञा दे सकता है। अगर सक्षम प्राधिकार को लगता है कि यह निविदा पारदर्शिता, गुणवत्ता इत्यादि की शर्तों के अनुसार नहीं है तो एकल निविदा को खोलने से मना करते हुए इस निविदा को निरस्त भी कर सकता है। समझ में आ गया? दोनों बातें लिखी गई है कि अगर अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन है और किसी प्रकार का इसमें करप्शन इन्वॉल्व नहीं है तो सिंगल टेंडर इंक्वायरी को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर पाया जाता है करप्शन तो रद्द कर दिया जाएगा। निविदा प्रपत्रों की सूची, यानी कि एक टेंडर में क्या क्या प्रपत्र की मांग की जा सकती है, क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे निविदाता के लिए निर्देश होना चाहिए। ये टेंडर में सबसे पहला क्लॉज होता है। उसके बाद अनुबंध की शर्तें होती है, सामग्री आवश्यकताओं की सूची होती है, जो सामग्री आपको चाहिए उसका एक लिस्ट होता है निविदा में। सामग्री, वस्तु, सेवा की विशिष्टियां, मतलब उसकी गुणवत्ता के बारे में होती है कि हमको इस क्वालिटी का चाहिए। अनुबंध फॉर्म या अन्य फॉर्म, उसमें जो एग्रीमेंट होगा उसके लिए फॉर्म का फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होगा, जो रिक्वायर्ड फॉर्म होगा वो सारे उसमें बनाए जाते हैं। बीड सिक्योरिटी और ईएमडी का उल्लेख होता है कि टेंडर में हम बीड सिक्योरिटी इतना लेंगे, ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है इतना लेंगे। टेंडर क्वालिफाई करने के बाद परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ईपीवीजी के बारे में होता है कि इसका वैल्यू ये होना चाहिए, जो भी होता है वो लिखा जाता है टेंडर में। फिर कस्टम बीओक्यू उसमें डाला जाता है। कस्टम बीओक्यू क्या होता है? बिल ऑफ क्वांटिटी। बीओक्यू का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। अब बीड सिक्योरिटी को जानते हैं। बीड सिक्योरिटी क्या होता है? निविदा के प्रकार के अनुसार अनुमानित लागत का 0.5% से 5% तक ईएमडी अर्नेस्ट मनी लिया जाता है, जिसको बीड सिक्योरिटी बोलते हैं। वो निविदा जिस समय में डाला जाता है, टेंडर जिस समय में डाला जाता है, उस समय में जो टेंडर वैल्यू होगा, मानो 1 लाख रुपए का टेंडर आपने निकाला है, ठीक है, तो इसका जो है 5% तक, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 5% तक या 0.5% जो भी इसका वैल्यू आएगा वो आपको लेना है। अगर 5% है तो इसका 5,000 रुपये ईएमडी ले लीजिएगा, अगर 1% है तो 1,000 रुपया ले लीजिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 5 लाख से कम की खरीदारी में ईएमडी राशि नहीं लेने की छूट दिया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपया एग्जाम्पल के लिए समझाया है, आप इसको 10 लाख कर लीजिए, ईएमडी 50,000 कर लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है कि 5 लाख से कम की खरीदारी में ईएमडी से छूट दिया जा सकता है। और एक ऐसा फर्म जो एमएसएमई एवं मेक इन इंडिया स्टार्टअप में निबंधित फर्म है, उससे ईएमडी राशि नहीं जमा करने की छूट दी गई है। सरकार ने ऐसे फर्म को छूट दिया है जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत या एमएसएमई के तहत रजिस्टर्ड है, उनसे राशि नहीं लेना है।
उनको छूट दिया गया है ईएमडी से। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या होगा? यह राशि सफल आवंटित निविदाताओं फर्म से कार्य के अनुमानित लागत का 0.3% से 5% तक लिया जाता है। ईएमडी सबसे लेना है। ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है वो टेंडर के टाइम सबसे लेना है। जो जो निविदा में भाग लेगा वो सब ईएमडी जमा करेगा। लेकिन परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कौन देगा? जो इस टेंडर में क्वालिफाई कर जाता है, जिनको टेंडर अलॉट हो गया है, जिनको टेंडर अलॉट हो गया है वो देंगे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। और ये कितना देंगे? जो कार्य आवंटित है, मानो 10 लाख का कार्य आवंटित किया गया है इनको, तो इसका 3% मिनिमम या 5% मैक्सिमम, इसके बीच में 4% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में लिया जाता है। और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके बाद, कार्य समाप्ति के बाद एक रूल होता है, नॉर्मली जेएफआर में 60 डेज लिखा गया है, 60 दिनों के बाद उसको वापस कर दिया जाता है ये सिक्योरिटी। क्लियर है? आप जानते हैं कस्टम बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी, कई सामग्रियों को एक साथ सूचीबद्ध करके खरीदने की प्रक्रिया को बीओक्यू कहते हैं। इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है एवं कहा गया है कि इस प्रक्रिया को अपनाने से पूर्व जेम प्राधिकरण से अनुमोदन लेना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया इसलिए बंद कर दिया गया या फिर जेम प्राधिकरण से अनुमोदन का ये जो प्रक्रिया है इसलिए लाया गया क्योंकि इसमें करप्शन इन्वॉल्व था। कई बार देखा गया कि बीओक्यू में साठगांठ देखा गया था। ये बीओक्यू होता क्या है? देखिए, इसमें जब खरीदार जो होता है वो जो चीज चाहिए एक ही प्लेटफॉर्म पर एक लिस्ट बना देता है कि हमको ये चीज चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि कोई एक फर्म उस चीज को सप्लाई कर रहा हो सकता है कि आपके पास 10 टाइप का क्वांटिटी है और इसके लिए 10 फर्म से खरीदना अनिवार्य है। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक ही फर्म सप्लाई करे, आप क्या करते हैं वहां पे सूचीबद्ध एक बिल ऑफ क्वांटिटी का लिस्ट बनाकर डाल देते हैं और वहां से आपको एक ही जगह ये सारा सामान मिल जाता है। क्लियर है? लेकिन इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए अब एक नियम बना दिया गया है कि जेम प्राधिकरण से आपको अनुमोदन लेना होगा, फिर आप बिल ऑफ क्वांटिटी के थ्रू आप खरीद सकते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल रूल पे। अवकाश वेतन एवं औसत वेतन के बारे में जानते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रूल्स। अवकाश वेतन और औसत वेतन क्या होता है? वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 9 क्लाउज 21 में उल्लेखित है। ये वेतन सब जो है ना, सैलरी, फाइनेंशियल हैंडबुक के खंड 2 भाग 2 से 4, वेतन वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 9-21 में उल्लेखित है। 9 सब क्लाउज 21 याद रखना है, वेतन से संबंधित है और इसका वर्णन वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम में वर्णित है। ऐसी धनराशि जो कार्मिक को प्रतिमाह मिलती है उसे वेतन कहते हैं, सैलरी कहते हैं। और सारे यहाँ पे कार्यरत एम्प्लॉई भाग लिए हैं इस एग्जाम में, सबको पता है सैलरी क्या होता है। वेतन में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। क्या क्या है? अपने संवर्ग में मिल रहे वेतन को सम्मिलित करते हैं तथा प्राविधिक वेतन, विशेष वेतन तथा वैयक्तिक वेतन, इसके अलावा अन्य भत्ते जिसे राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं उसे भी शामिल किया जाता है। अब अवकाश वेतन को समझते हैं। ये अवकाश वेतन होता क्या है? अवकाश पर जाने से ठीक पूर्व आहरित वेतन अवकाश वेतन कहलाता है। जब कोई कार्मिक अवकाश पर जाता है और उसे अवकाश अवधि में जो वेतन प्रति माह प्राप्त होता है उसे अवकाश वेतन कहा जाता है। और इसका उल्लेख मूल नियम सब क्लाउज 12 में है। यहाँ पे 2 नियम को मैंने डिस्कस किया है। एक हमने बताया है मूल नियम सब क्लाउज 21, इसमें वेतन के बारे में चर्चा है। मूल नियम सब क्लाउज 21 वेतन के बारे में बताता है और मूल नियम 9 सब क्लाउज 12 ये किसके बारे में बताता है? अवकाश वेतन के बारे में। तो याद रखना है 9-21, 9 मूल नियम 9 सब क्लाउज 21 हो गया वेतन, मूल नियम 9 सब क्लाउज 12 हो गया अवकाश वेतन। क्लियर? औसत वेतन को समझते हैं। मूल नियम 9-21 में वर्णित उल्लेखित है। वेतन औसत वेतन दोनों मूल नियम 9-21 में वर्णित है। ठीक है, अवकाश पर जाने से ठीक पूर्व के 12 माह का वेतन को 12 से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे औसत वेतन कहते हैं। अब आप छुट्टी पे जा रहे हैं, उससे पूर्व जो 12 माह का वेतन है छुट्टी पर जाने से पूर्व, उस वेतन में 12 से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसको औसत वेतन कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं एसीपी के बारे में। एसीपी का फुल फॉर्म होता है एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन। 1 जनवरी 2006
इसे छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर वर्ष 2008 में लागू किया गया था। सिक्स्थ वेतन जो कमीशन था उसमें 2008 से ये एसीपी वर्ड आया है, एसीपी लागू किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि यदि कोई कार्मिक अपने सेवा काल में 3 पदोन्नतियां नहीं पाता है तो उसे समयबद्ध तरीके से 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं तृतीय एसीपी 26 वर्ष में अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा। मैंने पहले वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन भी करवाया है कि लेवल 10 में कोई एम्प्लॉई है, 10 वर्ष से पहले उसको कोई पदोन्नति दी जाती है तो उसके कितने वर्षों बाद उसको सेकंड पदोन्नति दी जाएगी। 16 वर्ष की सेवा से पहले कोई पदोन्नति पा लेता है तो उसको कितने दिनों के बाद कब द्वितीय पदोन्नति दी जाएगी। अगर तृतीय एसीपी 26 वर्ष पे प्राप्त होती है तो उसे नेक्स्ट पदोन्नति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी चर्चा हमने प्रथम वीडियो में की है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। एसीपी तालिका में जिस ग्रेड पे या फिटमेंट तालिका में कार्मिक ने नौकरी या सेवा प्रारंभ किया था उस फिटमेंट तालिका से अगले 3 फिटमेंट तालिका में जो ग्रेड पे होगा वह राशि अनुमन्य कराया जाएगा। तो 3 इंक्रीमेंट मिलता है एसीपी पूरे सर्विस करियर के दौरान और उसकी चर्चा यहाँ पे 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष में किया गया है। नोट आप करेंगे यहाँ पे, यह योजना छठी वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सेवा काल में कम से कम 3 नियमित पदोन्नति नहीं मिलने की स्थिति में अपने सेवा काल में 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सीधी भर्ती के ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल से अगले 3 ग्रेड पे तालिका मैट्रिक्स का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। तो सुनिश्चित किया जाएगा कब? जब आपका सेवा संतोषजनक पाया जाएगा, तब कोई भी आप पे आरोप नहीं लगा है, आपके अगेंस्ट कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है, तब। ठीक है, ये याद रखना है, संतोषजनक सेवा का अर्थ यही होता है। मानदेय एवं शुल्क, इसका उल्लेख मूल नियम 9 सब क्लॉज 9 में है। तो ये नियम जो होता है ना काफी इंपॉर्टेंट है, मूल नियम याद रखना है आपको। अभी मैंने बताया 9 मूल नियम 9 सब क्लॉज 21, इसमें हम चर्चा करते हैं वेतन का और औसत वेतन की चर्चा है। और मूल नियम 9 सब क्लॉज 12 में क्या है? अवकाश वेतन की चर्चा है। 3 सब क्लॉज हमने पढ़ा दिया आपको। और ये सारे मूल नियम किस हस्त पुस्तिका में है? तो हस्त पुस्तिका खंड 2 और भाग 2 से 4 में इसका वर्णन है। हम लोग मानदेय को देखते हैं। ऐसे आवर्तक या अनावर्तक भुगतान जो किसी कर्मचारी को किसी विशेष कार्य के लिए संचित निधि से पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है। शुल्क, ऐसा आवर्तक या अनावर्तक भुगतान जो किसी कर्मचारी को संचित निधि के अतिरिक्त सरकार के किसी मध्यवर्ती अन्य स्रोत से दिया जाता है। यह शुल्क हो गया। अस्थायी पद एवं अस्थायी पद के बारे में चर्चा करते हैं। अस्थायी पद किसको बोलते हैं? इसका उल्लेख मूल नियम 9/22 में है। 9/22 में इसका उल्लेख है। 9/21 में वेतन औसत वेतन है। 9/12 में अवकाश वेतन है। और अभी हमने चर्चा किया था मानदेय के बारे में, वो क्या है? 9 सब क्लॉज 9 सब क्लॉज 9 में 4 हमने सब क्लॉज याद कर लिया। तो अस्थायी पद का उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 9/22 में उल्लिखित है। 9 सब क्लॉज 22 में है। एक निश्चित वेतन दर पर बिना समय सीमा लगाए स्वीकृत पद अस्थायी पद कहलाता है। ठीक है। और जिसमें समय सीमा लगा दिया कि आपको नियुक्ति की तिथि से 11 माह तक का आपको नियुक्त किया जाता है, तो ये समय सीमा क्या हो गया यहाँ पे लगा दिया गया, तो ये अस्थायी पद कहलाएगा। ठीक। और अस्थायी पद वह होता है कि नियुक्ति की तिथि से आपके सेवानिवृत्ति की तिथि यानी कि 60 वर्ष, 62 ईयर, 65 जो भी है उसका अस्थायी नौकरी का, उसको बोलते हैं अस्थायी पद। इसका उल्लेख 9 सब क्लॉज 23 में है। 9 सब क्लॉज 23 में 9/21 आपने याद कर लिया, 9/22 याद कर लिया, 9/23 भी आपको याद हो गया। अस्थायी पद वेतन और औसत वेतन। 9/21 में वेतन औसत वेतन, 9 सब क्लॉज 22 में अस्थायी पद और 9 सब क्लॉज 23 में अस्थायी पद। 9 सब क्लॉज 12 में हो गया आपका अवकाश वेतन। 9 सब क्लॉज 9 में हो गया मानदेय। और ये सारा जो मूल नियम है ये वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 के भाग 2 से 4 में वर्णित है। सावधि पद टेन्योर पोस्ट किसको बोलते हैं? टेन्योर पोस्ट के बारे में आपने सुना होगा। वह अस्थायी पद
जिस पर किसी कर्मचारी को निश्चित समयावधि के लिए नियुक्त किया जाता है उसको टेन्योर पोस्ट बोलते हैं। निर्वाह अनुदान एवं सब्सटेंटिव वेतन किसको कहते हैं? यह अनुदान हमेशा निलंबन अवधि में दिया जाता है, यानी कि जब कर्मचारी को, एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है तो सस्पेंशन के टाइम में, ठीक है, सस्पेंशन के टाइम में यह राशि दिया जाता है निर्वाह अनुदान। इसका उल्लेख मूल नियम 9 सब क्लॉज 27 में है। मूल नियम 9 सब क्लॉज 27 में इसका उल्लेख है, निर्वाह अनुदान एवं सब्सटेंटिव वेतन। जिस कर्मचारी को वेतन या अवकाश वेतन नहीं मिलता है उसे निर्वाह वेतन अनुदान दिया जाता है। अब चर्चा करते हैं व्यक्तिक वेतन एवं विशेष वेतन की। व्यक्तिक वेतन, इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख मूल नियम 9 सब क्लॉज 23 में है। 9:21, 9:22, 9:23, 9 सब क्लॉज 12, 9 सब क्लॉज 9, ये 5 मूल नियम आपने देख लिया। आगे 9:25 है, 9 सब क्लॉज 25, ठीक है, ये है विशेष वेतन से। तो 9 सब क्लॉज 23 व्यक्तिक वेतन का उल्लेख है। इसमें अस्थायी पद के मौलिक वेतन में होने वाली कमी के कारण हानि से बचाने के लिए दिया जाने वाले वेतन को व्यक्तिक वेतन कहा जाता है। अब विशेष वेतन क्या होता है? इसका उल्लेख मूल नियम 9 सब क्लॉज 25 में है। यह वेतन किसी कर्मचारी को उनके विशेष कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के लिए दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा वर्क है, जो स्पेशलाइजेशन है किसी चीज के लिए, उस कर्मचारी को जो विशेष कार्य करते हैं, विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, उसके लिए दिया जाता है विशेष वेतन। यहाँ पे कार्यालयाध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है। इसका उल्लेख कहाँ है ये जानना है आपको। इसका उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 भाग 1 के पारा डी, ठीक है, उसमें उल्लेख है, तथा पारा 13 में विभागाध्यक्ष के बारे में है। कार्यालयाध्यक्ष के बारे में भाग 1 के 12 डी में है और विभागाध्यक्ष के बारे में पारा 13 में उल्लेख है। और ये किस पुस्तिका में है? वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 भाग 1 में। कार्यालयाध्यक्ष का उल्लेख पारा 12 डी में है और विभागाध्यक्ष का उल्लेख पारा 13 में है। जो कार्यालय में वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी होगा वह कार्यालयाध्यक्ष होगा। सबसे वरिष्ठतम गेजेटेड ऑफिसर को कार्यालयाध्यक्ष बनाया जाता है। विभागाध्यक्ष क्या होता है? इसका उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 के भाग 1 के प्रस्तर 13 में है। ये मैंने पहले बता दिया है। विभागाध्यक्ष तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया हो। राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट विभागाध्यक्ष को नॉमिनेट करते हैं, उसका घोषणा करते हैं, वो एक विभाग का अध्यक्ष होता है। संवर्ग, कैडर किसे कहते हैं? जब किसी सेवा के पदों की कुल संख्या या उसके एक भाग को एक इकाई मान लिया जाता है तो उसे संवर्ग कहा जाता है, उसे कैडर कहा जाता है, ठीक है। बाह्य सेवा क्या होता है इसको समझते हैं। जब सरकारी सेवक अपना मौलिक वेतन शासन की स्वीकृति से केंद्र या राज्य के संचित निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं तो उसे बाह्य सेवा करते हैं। बाह्य सेवा यानी फॉरेन सर्विस के बारे में आपने सुना होगा। ये फॉरेन सर्विस क्या होता है कि आप प्रतिनियुक्ति पे या कोई भी जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने मूल सेवा जो है, जहां पे जिस डिपार्टमेंट में आप दे रहे हैं वहां से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप जाकर सेवा देते हैं, उसको बाह्य सेवा बोलते हैं, फॉरेन सर्विस बोलते हैं। अब उस स्थिति में क्या होगा कि आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं काम करने, तो आप जिस मूल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहां से आपको वेतन नहीं मिलेगा, उस संचित निधि से नहीं मिलेगा, आपको दूसरे जगह से मिलेगा, उसे फॉरेन सर्विस कहते हैं, ठीक है। जब एक सरकारी कर्मचारी का एक विभाग से किसी अन्य गैर सरकारी विभाग में स्थानांतरण हो जाता है एवं उनका वेतन संचित निधि से आहरित नहीं किया जाता है बल्कि किसी अन्य स्रोत से आहरित किया जाता हो तो उसे हम बाह्य सेवा कहेंगे। इसका उल्लेख उत्तर प्रदेश शासन के वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम 9 सब क्लॉज 7 में है। तो फॉरेन सर्विस का उल्लेख कहाँ पे है? आपको ये खंड 2 वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 2 भाग 2 से 4 और मूल नियम क्या कौन सा है? मूल नियम 9 से 7 में है। अब यहाँ पे हम आपसे पूछ दे 9 सब क्लॉज 9 में क्या उल्लेख है, बताइए कमेंट बॉक्स में। 9 7 आपको मैंने बता दिया अभी। 9 सब क्लॉज 7 बाह्य सेवा से है और 9 सब क्लॉज 9 किस सेवा से संबंधित है ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। संचित निधि एवं आकस्मिक निधि किसे कहते हैं?
इसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 सब क्लॉज 1 में है। इसको संचित निधि बोलते हैं। अभी हम लोग बार बार संचित निधि की चर्चा कर रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बाह्य सेवा में क्या होता है कि संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे संचित निधि का मैंने चर्चा किया है। संचित निधि से नहीं देकर दूसरे निधि से दिया जाता है ना। तो संचित निधि क्या है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 सब क्लॉज 1 में है। इसमें सरकार के सभी राजस्व एवं कर्जों, लोन से प्राप्त राशि को जमा किया जाता है। तो संचित निधि में कौन सी राशि जमा रहती है, तो जो सरकार ने रेवेन्यू कलेक्ट किया है और जो लोन लिया है उससे जो राशि मिला है वो इसी संचित निधि में जमा होती है, जिसका खर्च केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संसद की अनुमति से किया जाता है। संचित निधि से खर्च किसकी अनुमति से किया जाएगा, तो भारतीय संसद की अनुमति से। केंद्र के मामले में संसद एवं राज्य के मामले में संबंधित राज्य के विधानमंडल की अनुमति के पश्चात ही खर्च किया जाएगा। अगर राज्य की चर्चा की जाएगी संचित निधि के बारे में तो उसका विधानमंडल से स्वीकृति लेना होगा, अनुमति लेना होगा। अगर संसद की बात करेंगे, केंद्र की बात करेंगे तो संसद से। ठीक है, आकस्मिक निधि क्या होता है। ठीक है, आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 सब क्लॉज 1 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 सब क्लॉज 1 में उल्लेखित है। इसको आकस्मिक निधि बोलते हैं। इस व्यय को राष्ट्रपति की अनुमति से किया जाता है। ठीक है, इसका व्यय जो होता है राष्ट्रपति की अनुमति से किया जा सकता है। जब संचित निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध ना हो या किसी कारणवश संचित निधि से राशि का व्यय नहीं किया जा सकता है तो ऐसी परिस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से आकस्मिक निधि से व्यय किया जा सकता है। तो ये बनाया गया है, इसका नाम ही आकस्मिक है। अकस्मात कोई जरूरत पड़ जाएगी और संचित निधि में मानो उस समय राशि नहीं है या कोई कारणवश संचित निधि से राशि नहीं निकाल सकते, हो सकता है कि उस समय में संसद भंग हो गया हो, विधानसभा भंग हो गया हो। ठीक है, तो ऐसे केस में कहां से हम राशि लेंगे, उस समय में तो संसद चल नहीं रहा है, विधानसभा चल नहीं रहा है, तो कौन हमें अप्रूवल देगा संचित निधि से निकालने के लिए। तो वैसी स्थिति में आकस्मिक निधि से राशि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय निकाल लेते हैं। इस व्यय के लिए संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु बाद में राशि उपलब्ध होने पर सांसद या विधानसभा की स्वीकृति पर संचित निधि से आकस्मिक निधि में हस्तांतरित किया जाता है। यानी कि जितनी राशि आप आकस्मिक निधि से निकाले हैं उसको बाद में उसमें जमा करना पड़ेगा और वो जमा संचित निधि से किया जाएगा जब आपके पास राशि आ जाएगी। तो आकस्मिक निधि हमेशा बचा कर रखना होता है, इसे खत्म नहीं करना है, क्योंकि ये बुरे वक्त में काम आता है और जब बुरा वक्त चल जाएगा तो फिर सही वक्त आने पर इस निधि को कंप्लीट कर लिया जाएगा, फिर जितने से निकाला गया था उतना जमा कर दिया जाएगा। एग्रीगेशिया पेंशन या अशक्तता पेंशन किसे कहते हैं, ये जानना है। एग्रीगेशिया पेंशन और अशक्तता पेंशन, जब व्यक्ति अंधा हो या विकलांग हो लेकिन नियमों में संशोधन का उल्लेख नहीं हो, यह पेंशन तब दिया जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति अंधा हो जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है और पेंशन के बारे में नियम में नहीं लिखा गया है, तब यह पेंशन दिया जाता है। अशक्तता पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, जब व्यक्ति विकलांग हो एवं सेवा के लायक न हो एवं नियम के अनुसार पेंशन देय हो, तब इसे दिया जाता है। जब नियम में पेंशन नहीं उल्लेख है तब एग्रीगेशिया, अगर उल्लेख है तो अशक्तता डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाएगा। डेथ ग्रेच्युटी, जब किसी कर्मी व्यक्ति की मृत्यु सेवा में रहते ही हो जाती है तो उसके परिवार को डेथ ग्रेच्युटी दिया जाता है। यदि सेवा काल 1 वर्ष से कम हो तब अंतिम परिलब्धियों का 2 गुना डेथ ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है। यहाँ पे है कि कोई भी कर्मी है उसकी मृत्यु सेवा में ही हो गई, सर्विस में ही हो गई, तो जो उनका परिवार है उनको डेथ ग्रेच्युटी दिया जाएगा। और इसमें कंडीशन लिखा हुआ है कि यदि सेवा काल 1 वर्ष से कम है, अभी ज्वाइन किया 1 साल भी नहीं हुआ, उससे कम ही समय में उनकी डेथ हो गई, तो जो उनका अंतिम सैलरी है, अंतिम परिलब्धि है, उसका 2 गुना डेथ ग्रेच्युटी के रूप में दे दिया जाएगा। यदि सेवा काल 1 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक का हो तो अंतिम परिलब्धि का 6 गुना दिया जाएगा। क्लियर है कि ज्वाइन किया और 1 साल से 5 वर्ष तक का ही सेवा वो कर पाया है तो अंतिम परिलब्धि का 6 गुना देना है। याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि 5 साल तक ही किया हो, 1 साल से ऊपर भी अगर हो गया है, 1 साल से कम पे लेस देन 1 ईयर क्या हो जाएगा, 2 गुना मिलेगा। ग्रेटर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर तब क्या मिलेगा, 6 गुना मिलेगा डेथ ग्रेच्युटी। यदि सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक एवं 11 वर्ष तक हो तो अंतिम परिलब्धि का 12 गुना देना है। यानी कि अब यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक सेवा हो गया और लेस देन 11 साल हो तो यहाँ पे अंतिम परिलब्धि जो अंतिम वेतन उसको मिला है उसका 12 गुना मिलेगा अंतिम परिलब्धि का।
यदि सेवा अवधि 11 वर्ष से अधिक एवं 20 वर्ष तक हो तो अंतिम परिलब्धि का जो डेथ ग्रेच्युटी होगा उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, उसके हिसाब से मिलेगा। उसमें क्या होगा, बेसिक पे प्लस डीए गुने अहरकारी 6 माही अधिकतम 66 अर्धमाह या 33 माह, यानी कि मैक्सिमम 33 माह का 33 मंथ का सैलरी दिया जाएगा, 33 मंथ का। उसमें डिवाइड किया जाएगा बाय 2 से, है ना। तो क्या क्या मिलेगा उसको, बेसिक पे प्लस डीए गुने जो 6 माही है यानी कि 66 माह, 33 माह को 6 माह में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल में 2 छमाही होता है, तो 33 में कितना हो जाएगा, 66 माह हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, देखिए रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का फॉर्मूला है, ये डेथ ग्रेच्युटी का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए इंटू अहरकाई 6 माह अधिकतम 66 माह डिवाइडेड बाई 4। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी में क्या होता है, डिवाइड 4 से किया जाता है और डेथ ग्रेच्युटी में डिवाइड 2 से किया जाता है। बाकी सारा फॉर्मूला एक ही जैसा होता है। तो बेसिक पे प्लस डीए गुने 66 माह मैक्सिमम, एक 66 जब सेवा 33 माह का यानी कि 20 साल तक का हो गया होगा तब। क्लियर है। अब अर्जित अवकाश का नकदीकरण का फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे, जो ईएल होता है, अर्न लीव जिसको बोलते हैं, अर्जित अवकाश का नकदीकरण कैसे मिलता है वो, उसका फॉर्मूला है बेसिक प्लस डीए गुने अर्जित अवकाश दिनों की संख्या अधिकतम 300 दिनों तक का होता है। यानी कि ईएल जो इनकैश होगा वो अधिकतम 300 दिनों तक का होगा और इसमें डिवाइड करेंगे 30 से। तो याद रखना है डेथ ग्रेच्युटी के केस में जो डिवाइड होता है वो 2 से, और रिटायरमेंट के लिए जो होता है डिवाइड 4 से, और ईएल का जो डिवीजन होता है वो 30 से। शेष जो फॉर्मूला है वो एक ही जैसा होता है, खाली ईएल में जो अवकाश का दिन का संख्या वो 300 हो जाता है। डेथ ग्रेच्युटी के केस में मैक्सिमम 66 दिन, 66 माह, और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के केस में मैक्सिमम 66 माह। ईएल के केस में जो दिनों की संख्या है, ईएल जितना है उसका बचा हुआ वो लिखा जाता है, और मैक्सिमम 300 दिन तक। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, राशिकरण रजिस्ट्रेशन भाग का पुनर्स्थापन। कम्यूटेशन क्या होता है, पेंशन का कम्यूटेशन सुनते होंगे, है ना। इसमें जो पेंशन मिलता है वो पेंशन बेच दिया जाता है, बेचा जाता है, और उसके बदले में उसको राशि मिलती है। कमिटेड की गई राशि, बेची गई पेंशन प्रतिशत की राशि घटाकर पेंशन दी जाती है। अब पेंशन प्रतिशत क्या होता है ना, घटाया जाना होता है। कमिटेड किया जाता है पेंशन रिटायरमेंट के बाद। जो ओल्ड पेंशन वाला स्कीम है ना, उसमें दिया गया है ये फैसिलिटी। एनपीएस में तो नहीं है, बट ओल्ड पेंशन में जो पेंशन बनता है उसमें से आपको राशि को कमिटेड कराना होता है। ठीक है, तो जो कमिटेड कराई गई राशि का पेंशन प्रतिशत है उसको घटाकर पेंशन मिलेगा। फिर 15 साल के बाद जो आपने पेंशन बेचा है फिर से रीस्टोर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। मानो आपने 30% का कमिटेड करा लिया पेंशन को, तो आपको जो पेंशन राशि मिल रहा था वो 70% ही मिलेगा, जो पेंशन बन रहा है उतना उस राशि का। 15 वर्षों तक आपको 70% ही मिलेगा, लेकिन जैसे ही 15 ईयर्स आप कंप्लीट कर लिए तो आपको यह राशि 100% मिलने लगेगा। करते हैं जीवनकालीन पेंशन अवशेषों का भुगतान, एलटीए, लाइफ टाइम एश्योर ऑफ पेंशन। एलटीए का फुल फॉर्म होता है लाइफ टाइम एश्योर ऑफ पेंशन। इसको जीवनकालीन पेंशन अवशेषों का भुगतान बोलते हैं। कार्मिक के सेवानिवृत्त होने के पूर्व या यदि मृत्यु हो जाए तो नामित व्यक्ति को जीवनकालीन पेंशन अवशेषों का भुगतान किया जाएगा। कोई कर्मी है, उसको वो सेवानिवृत्त नहीं हुआ है, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है, तो जो नॉमिनी है उनके सर्विस में उसको लाइफ टाइम जीवनकालीन पेंशन अवशेषों का भुगतान किया जाएगा। टाइम स्केल वेतन क्या होता है, नियमों तथा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत जब वेतन वार्षिक वेतन वृद्धियों द्वारा निम्नतम से उच्चतम की ओर बढ़ता है उसे टाइम स्केल कहते हैं। ओके, तो वार्षिक वेतन वृद्धियों द्वारा जो लोएस्ट है, निम्नतम है, से उच्चतम, निम्नतम से उच्चतम की ओर बढ़ता है उसे टाइम स्केल वेतन करते हैं। कंपोजिट ग्रांट को समझते हैं। कंपोजिट ग्रांट क्या है, जब किसी व्यक्ति का जनहित में स्थानांतरण होता है एवं उसमें जिला बदलता है तब कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 40% कंपोजिट ग्रांट के रूप में दिया जाता है। इसमें सामानों की ढुलाई एवं आने जाने का किराया भत्ता दिया जाता है। आपका ट्रांसफर हो गया, मानिए आप यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और आपका ट्रांसफर नेक्स्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, आपका ट्रांसफर होने के बाद आप अपना सामान ले जाएंगे, घर से सब कुछ उठा कर ले जाएंगे,
ढुलाई करेंगे सामानों की, तो उस केस में खर्चा होगा। तो सरकार क्या करती है कि आपका जो वेतन है, मूल वेतन, उसका 40% कंपोजिट ग्रांट के रूप में देती है, ताकि आपको ट्रांसफर करने में जो खर्च आया है, सामानों की ढुलाई, आने जाने का जो किराया भत्ता लगा है, उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। विशेष आकस्मिक अवकाश एवं प्रस्तर अवकाश क्या होता है, ये जानते हैं। यह अवकाश मेमोरेंडम ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर के प्रस्तर 1087 में विशेष आकस्मिक अवकाश का उल्लेख है। इस अवकाश का उल्लेख कहाँ है? अवकाश मेमोरेंडम ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर का जो प्रस्तर है 1087 उसमें विशेष आकस्मिक अवकाश के बारे में चर्चा है। यह अवकाश विशेष परिस्थिति में लिया जाता है, जैसे कोई कर्मचारी या पुरुष परिवार नियोजन नसबंदी करा लेता है, तो उसको यह 6 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ पे है? अवकाश मेमोरेंडम ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर के प्रस्तर 1087 में। कर्मचारी जब परिवार नियोजन कराता है, पुरुष कर्मचारी के बारे में बात कर रहे हैं, नसबंदी करा लिया तो 6 दिन का मिलेगा। यदि कोई महिला परिवार नियोजन करा लेती है तो उसको 14 दिन का अवकाश मिलेगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी वर्कशॉप या सेमिनार में कार्यालय कार्य से जा रहा है तो यह अवकाश लिया जा सकता है। इस दोनों के अलावा, नसबंदी, परिवार नियोजन के अलावा, अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऑफिशियल कार्य से वर्कशॉप या सेमिनार के लिए जा रहा है तो उसे यह अवकाश दिया जाएगा। प्रस्तर अवकाश क्या होता है? इसको कंपेंसेटरी लीव बोलते हैं। ये अराजपत्रित अधिकारियों को दिया जाता है, यानी नॉन गेजेटेड जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको दिया जाता है। जब कार्य की अधिकता के कारण छुट्टियों के दिनों में कर्मचारियों को कार्य हेतु बुलाया जाता है तो इसकी भरपाई के लिए अवकाश कंपेंसेटरी लीव के रूप में दिया जाता है। मान लो संडे को छुट्टी है और ऑफिस की कार्य की अधिकता की वजह से आपको बुला लिया गया, आपने संडे को काम किया, तो इसके एवज में आपको ऑफिस कंपेंसेटरी लीव देगी, 1 दिन की छुट्टी दे देगी। यदि प्रतिकर अवकाश को 1 महीना के अंदर उपयोग करना होता है, ये देखो, ये जो प्रतिकर अवकाश है, ये जो कंपेंसेटरी लीव है, ये अवकाश आपको 1 महीना के अंदर ही कर लेना है उपयोग। जैसे आपने संडे को काम किया 1 तारीख को, तो 30 तारीख तक आपको कर लेना है उपयोग इस अवकाश का। एक बार में मात्र 2 दिन का ही अवकाश दिया जाएगा। अब आपको सैटरडे को भी बुला लिया, संडे को भी बुला लिया, फिर अगले सैटरडे को भी बुला लिया, हॉलीडे को बुला लिया, मान लिया 4 दिन आप काम कर लिए, तो जरूरी नहीं कि आप लगातार 4 दिन कंपेंसेटरी लीव ले लीजिए, ऐसे में तो कार्य बाधित हो जाएगा कार्यालय का। तो यह नियम बनाया गया है कि एक बार में आप 2 दिन का ही अवकाश ले सकते हैं कंपेंसेटरी लीव। सामान्यतः 2 दिनों से ज्यादा का अवकाश एक बार में नहीं लिया जा सकता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में 2 दिनों से अधिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी को विशेष परिस्थिति से अवगत कराया जाना एवं उनकी संतुष्टि आवश्यक है। अगर कार्यालय के जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनको लगता है और वो संतुष्ट हो जाते हैं कि 2 दिन से भी अधिक का अवकाश इसको जरूरी है, तो वो स्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 दिन से ज्यादा नहीं लेना है। आगे है धारणाधिकार लियन। लियन के बारे में चर्चा 9 सब क्लॉज 13 में है। इसका वर्णन मूल नियम 9-13 है, 9 सब क्लॉज 13 में। तो 9-12 का आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 9-12 में क्या चर्चा है। ठीक है, जब किसी अस्थायी कर्मचारी का कोई अन्य विभाग में स्थानांतरण हो जाता है या वह कर्मचारी किसी अन्य सेवा में चला जाता है या नई नियुक्ति में चला जाता है, तो उस अस्थायी कर्मचारी का पूर्व के पद पर धारणाधिकार बना रहता है, जिसे अंग्रेजी में लियन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यह धारणाधिकार पुरानी सेवा में तब तक बना रहेगा जब तक कि वह कर्मचारी पदाधिकारी नई सेवा में अस्थायी नहीं हो जाता। किसी अस्थायी कर्मचारी के द्वारा अपने मौलिक पद को धारण करने का अधिकार को धारणाधिकार या लियन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, किसी दूसरे विभाग में अपने नौकरी प्राप्त कर लिया। मान लीजिए आप कोई दूसरा आप IITs में चले गए, ठीक है, या फिर कोई अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में चले गए। इस केस में क्या होगा कि आप अगर परमानेंट हैं, ये फैसिलिटी सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉई को है, ये बात जान लीजिए। लियन वही ले सकता है जो स्थायी कर्मचारी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि देखिए मुझे लियन दीजिए, मैं जा रहा हूँ, अगर विभाग का कार्य मुझे पसंद आया तो मैं 1 वर्ष की अवधि में या जब तक मुझे अस्थायी नहीं करता है उससे पहले आ जाऊंगा। ठीक है, तब तक का मुझे दीजिए। मैक्सिमम 2 वर्षों के लिए लियन दिया जाता है, और इस बीच अगर आपको अस्थायी कर दिया गया जहां आप नौकरी के लिए गए हैं, तो पुरानी जो डिपार्टमेंट है, जो पुराने विभाग है, वहां से आपका ये धारणाधिकार लियन समाप्त हो जाएगा।
मान लीजिए आप दूसरे विभाग में गए, वहां आपको कार्य पसंद नहीं आया, आपको मन नहीं लगा, उससे बेटर आपको पुराना विभाग लगा, तो लियन के केस में आप वो नौकरी छोड़कर फिर पुराने विभाग में आ सकते हैं। लियन वो होता है। लेकिन इसके लिए यह है कि आपको जो पुराना नया विभाग जहां गए हैं वो आपको अस्थायी नहीं करे, परमानेंट नहीं करे अपने विभाग में, ये शर्त है। अगर वो परमानेंट नहीं किया है और उससे पहले ही आप छोड़कर चले आए अपने पुराने विभाग में, तो ये लियन आपके लिए कारगर होगा। दोस्तों यहाँ पे लेंदी हो रहा है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं फाइनेंशियल रूल को, और इसको कंप्लीट ही कर देंगे। ये टोटल हमारे पास 50 पेज में है, अभी हमने 11 पेज कर लिया है। अब 40 पेज 1-1 घंटे का, लगभग 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और चूंकि एग्जाम का टाइम कम है, बहुत लेट से जगह हैं, तो हो सकता है जितना कंट्रीब्यूशन हम दे पाए आपको आपके रिविजन के लिए वो मैं कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमने इसका टेलीग्राम चैनल बना रखा है, UPPSC वाले भैया, उसमें आप जाएं, आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।